नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बहुत बड़ी घटना हो गई है और वो घटना ऐसी है जिस पर और किसी की नजर हो ना हो, भारत के एक तबके की बड़ी नजर है। 2025 सितंबर में जो कुछ भी नेपाल में हुआ, उसके बाद बड़े आशा जग गई भारत के एक समूह को कि काश ऐसा ही हो जाता अपने देश में। इनका सपना अभी टूटा नहीं है, वो चलेगा अभी। लेकिन जरा आज नेपाल की चर्चा हो जाए। नेपाल में हुआ क्या? नेपाल में जो आपको सामने से दिखाई पड़ रहा है, जो सच, वो सच नहीं है। पर्दे के पीछे का एक बड़ा सच है और पर्दे का पीछे का सच बहुत ही खतरनाक है मित्रों, बहुत ही खतरनाक। और जिस पर किसी और को सजग होने की जरूरत हो ना हो, लेकिन भारत सरकार को और भारत को सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। नेपाल में अब अधिकृत रूप से अमेरिकन सीआईए की सरकार बन गई है। मान के चलिए, आप अमेरिका की सरकार बन गई है अधिकृत रूप से। आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ 2026 में और अभी फाइनल रिजल्ट आने हैं। फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ गया है मामला और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री एक ऐसी पार्टी को मिली है जिस पार्टी को न सिर्फ अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है, बल्कि पूरी तरह से वो पार्टी अमेरिकन ही है। मैं बात कर रहा हूं आरएसपी की, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जनक कौन हैं? रवि लामचेने। रवि लामचेने एक जर्नलिस्ट थे, टीवी एंकर थे, पॉलिटिशियन हुए। 2007 से लेकर के 2017 तक वो अमेरिकी नागरिक थे। वहां से लौट करके उन्होंने फिर नेपाली नागरिकता ली। नेपाली नागरिकता का मुकदमा उनके ऊपर चला और कम से कम 3 बड़े मुकदमे हैं उनके खिलाफ। एक तो कोऑपरेटिव फ्रॉड का है, दूसरा नेपाली आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के, नागरिक आइडेंटिटी कार्ड जिसको आप कहते हैं, जो आपके यहां आधार कार्ड है, वैसे ही नेपाल में सिटीजन कार्ड है। उस कार्ड को बनाने में हुए बड़े पैमाने पर घोटाला में भी उनका नाम आ रहा है और दोनों का मुकदमा जो है वो नेपाली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसमें इनको सजा भी हुई है, इसमें इनको दोषी भी करार दिया गया है। जो नेपाली आइडेंटिटी कार्ड की जो कंपनी जिसको टेंडर दिया गया, वो अमेरिकी कंपनी है। इंटरनेशनल टेंडर जिसको आप कहते हैं, जो दिया गया वो अमेरिकन कंपनी है और वो कहा गया कि वो अमेरिका के सीआईए के इशारे पर उस कंपनी को ये टेंडर दिलवाने में रवि लामचीनी ने बड़ी भूमिका अदा की। वो अलग मुकदमा चल रहा है। कोऑपरेटिव स्कैम का चल रहा है कि कोऑपरेटिव में फाइनेंशियल फ्रॉड किया है इन्होंने, वो अलग चल रहा है। लेकिन असल खेल ये है मित्रों कि श्रीमान रवि लामचीनी, जो आरएसपी के मुखिया है, आरएसपी के जनक हैं, टेलीविजन एंकर रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 2007 से 2017 तक वो अमेरिकी नागरिक भी हैं। अमेरिका की नागरिकता उन्हें मिल जाती है। यूं ही अमेरिका की नागरिकता उन्हें नहीं मिलती है। अमेरिका की नागरिकता कुछ लेने देने से मिलती है। अमेरिका की नागरिकता उसे दिलाई गई। सीआईए ने उसे अमेरिकन नागरिकता दिलवाई, उसे ट्रेन किया, पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश होने के बाद वापस उनको नेपाल भेज दिया। और फिर नेपाल में मई जून से ही यह मामला शुरू हुआ। मुकदमा उनके खिलाफ चल ही रहा था। असल खेल था कि इनको जेल जाना था, तो ये अपने को जेल से बचाने के लिए तिकड़म शुरू किया और वहां यूथ लोगों के साथ आंदोलन शुरू किया केपी शर्मा ओली के खिलाफ।
केपी शर्मा ओली और इसके पहले जो आपको मालूम है नेपाल की राजशाही के ऊपर मैंने आपको विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है पूर्व में कि कैसे नेपाल की राजशाही पिछले 1000 वर्षों से वहां पे कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा और आखिरी जो राजशाही खत्म हुई जिसमें अपने ही बेटे ने पूरे खानदान को खत्म कर दिया, वो उसका जो तिलिस्म टूटा और उसके बाद जो डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी भी कैसे कम्युनिस्टों के हाथ का खिलौना बन गई। ये केपी शर्मा ओली भी जो हैं वो जॉइंट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी यूनाइटेड फ्रंट के ये नेता थे और ये सुपर एलीट थे एकदम से कहने के लिए कम्युनिस्ट बुर्जुआ की बुर्जुआ के नहीं सरभारा की पार्टी है, लेकिन ये सरभारा जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली के खिलाफ गुस्सा था लोगों में, उसी गुस्से को रवि लामची ने टैप करने की कोशिश की और टैप किया और एक प्यादा खड़ा कर दिया और इस बार वो प्यादा अगेन एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर था, बालेंद्र शाह। 35 साल के बालेन ने वो कारनामा कर दिया जिसकी प्रतीक्षा सीआईए को थी। सीआईए ने रवि लामचेनी को पूरा मदद किया और उसके बाद बालेन शाह को आगे बढ़ाया। जो तात्कालिक कारण बना बालेन शाह के आगे बढ़ने का, वो तात्कालिक कारण ये था कि सोशल मीडिया पर केपी शर्मा ओली ने प्रतिबंध लगा दिया। अब सोशल मीडिया ही एकमात्र कमाई का जरिया था बालेन शाह जैसे यूट्यूबर के लिए और बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। अब इनकी रोजी रोटी एकाएक बंद हो गई। जिनको करोड़ लाखों रुपये कमाई हो रही थी सोशल मीडिया के कंटेंट से, उनकी कमाई पर केपी शर्मा ओली ने हथौड़ा चला दिया। बस यही एक ट्रिगर पॉइंट था जहां से ये आंदोलन एस्केलेट किया। अब केपी शर्मा ओली की खाट इसी बालेंद्र शाह ने खड़ी कर दी है। वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हुए जाकर के बालेंद्र शाह, केपी शर्मा ओली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बार के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री को 50,000 से अधिक वोट से बालेंद्र शाह ने हरा दिया है। चुनाव कंफर्म हो गया। 18,500 वोट मिले हैं केपी शर्मा ओली को और 68,000 से अधिक वोट मिले हैं बालेंद्र शाह को। और पूरा जो 275 सीटों का जो नेपाली कांग्रेस है, जो लोअर हाउस है, जिसको लोअर हाउस आप कहते हैं, लोअर हाउस 275 सीट का है और उसमें 2 तरह से चुनाव होते हैं। एक तो 175 सीट का चुनाव जो होता है लगभग, वो 165 सीट का चुनाव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, डायरेक्ट चुनाव मतदान करते हैं वोटर और अपने नेता को चुनते हैं। और बाकी जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहां तात्पर्य क्या है? एक मतदाता 2 बार वोट करता है। एक बार वो अपने कैंडिडेट को मतदान करता है और दूसरी बार वो पार्टी को चुनता है और फिर पार्टी में जिस पार्टी का शेयर अधिक होता है और उसमें वहां पे कम से कम 10-12 पार्टियां हैं, जिसमें से एक है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये रवि लामची की और बालेंद्र शाह की। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल है, राजशाही परिवारों की भी एक पार्टी है और फिर स्वतंत्र कई पार्टियां हैं वहां पर। तो सारी पार्टियां अलग अलग फिर चुनाव वो लड़ती हैं। अब जो वोटर मतदान करने के लिए जाता है वो अपना पहला जो चॉइस है वो कैंडिडेट को देता है वोट और दूसरा चॉइस वो उसी समय मतदान करता है जब पार्टी को वो चुनता है। और पार्टी का जो शेयर होता है, वोट शेयर होता है, उसके आधार पर फिर कैंडिडेट और उस पार्टी के वोट शेयर को मिला करके प्रोपोर्शनल वोट शेयर का जो आंकड़ा आता है, उसके बाद किस पार्टी को जीत दिया जाता है और व्यक्ति को जीत दिया जाता है। यहां स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है वो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त बनाए हुए हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 4 बार के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को एक 35 साल का नौजवान छेद कर दिया, हरा दिया चुनाव में। ये यूं ही नहीं हुआ है। अब आपको याद होगा सितंबर 2025 में जब वहां आंदोलन हो रहा था, जेन जी जिसको आप मूवमेंट कहते हैं, मैंने आपको बताया कि तात्कालिक कारण तो सिर्फ ये था कि सोशल मीडिया को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया केपी शर्मा ओली ने। और क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार केपी शर्मा ओली के खिलाफ पूरे कंटेंट चल रहे थे,
वहां एलीट पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ चल रहे थे कि ये अय्यासी कर रहे हैं और नेपाल को लूट रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया और प्रतिबंध लगते ही वो लोग सड़क पर आ गए क्योंकि उनके रोजी रोटी से मामला जुड़ गया। लेकिन इस सबके पीछे जो बैकिंग थी वो सीधा सीधा सीआईए की थी। सीआईए पश्चिम नेपाल में पूरी तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक देश पड़ रहा है नेपाल, छोटा, जो है तो हिंदू राष्ट्र, लेकिन अगर वहां पर वहां की जो गरीबी है, वहां की जो मुफलिसी है, उसको अगर ठीक से अपने कब्जे में ले लिया जाए और उनको कुछ दाना डाला जाए तो वो किसी के भी साथ जा सकते हैं। यही काम सीआईए ने किया। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यही काम किया कि चाइना और भारत दोनों को डिस्टेबलाइज कर क्या काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि जो प्रचंड थे यहां पर, दहल प्रचंड, वो उनकी दोस्ती थी भारत से, लेकिन वो भारत का रास्ता छोड़ करके चाइना चले जाते थे और चाइना में जाकर के वो चाइना से भी हाथ मिलाने की कोशिश करते थे। जो काम मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे थे, वही काम नेपाल के भी पूर्व प्रधानमंत्री कर रहे थे, दहल साहब। वो भी चाइना की गोद में बैठना चाहते थे। अब ये जो स्थिति है, जो वोलाटाइल स्थिति, वो किसी की तरफ जा सकता है, भारत की तरफ भी जा सकता है, चाइना की तरफ भी जा सकता है। अब ये दो बंदरों के बीच में फिर तीसरा बंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वो तीसरा बंदर कौन है? अमेरिका है। अमेरिका कह रहा है कि तुम दोनों की तरफ मत जाओ, मेरी तरफ आओ। और वो नेपाल को धीरे धीरे, आप देखें कि अभी जो अरब महासागर में, जो इंडियन ओशन में जो डियोगो गार्सिया है, जहां अमेरिका का बेस है, सैनिक अड्डा है, वहां से ईरानी जहाज जो अभी भारत के सैन्य मिलान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था, जब वो यहां से लौट रहा था तो उसके ऊपर हमला किया गया। एक वॉरशिप को डुबो दिया गया, दूसरा वॉरशिप जो है वो उसको नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी परिस्थिति में एक वॉरशिप ने, 3 वॉरशिप आए थे ईरान के, एक वॉरशिप ने मांगा श्रीलंका से मदद, श्रीलंका ने कहा कि ठीक है, हम आपको मदद देने के लिए तैयार है। उनके वॉरशिप को भी और सेलर को भी वो जगह दे दिया। भारत से उन्होंने अपील की। भारत सरकार ने पहले तो शुरुआत में उनको लगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर में भारत सरकार ने ईरानियन वॉरशिप को जगह दे दी और अभी कोच्चि डॉक पर वो आकर के लग चुका है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका इंडियन ओशन में भी अपना खेल कर रहा है, जबकि उस मिलान में वो भी शामिल था। बावजूद इसके जो सैनिक अभ्यास था, नौसैनिक अभ्यास था, जिसमें 135 देशों को भारत ने आमंत्रित किया था, उसमें ईरान आया था शामिल होने के लिए, लेकिन ये काम अमेरिका ने किया और दगाबाजी किया। ईरान का वॉरशिप कुछ नहीं कर रहा है, अपना सैनिक युद्धाभ्यास में शामिल होने के बाद वापस वो ईरान की तरफ लौट रहा है और उसमें से एक के ऊपर अटैक कर दिया, दूसरे को दोनों के ऊपर अटैक किया। एक को तो नुकसान पहुंचा ही दिया पूरी तरह से, एक को और नुकसान की स्थिति में था। तो अब श्रीलंका जैसे देश ने जब ईरान को मदद किया तो भारत को शायद लगा होगा कि नहीं, हमें भी मदद करनी चाहिए, और भारत ने ईरानी युद्धपोत को अपने कोचीन डॉक पे जगह दी थी। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा चुका है सीआईए और MI6, इंग्लैंड के इशारे पर हो रहा है। मैं जब ईरान के बारे में आपको बताऊंगा, ईरान के हिस्ट्री के बारे में, तब शायद आपको जियोपॉलिटिक्स की असली समझ आएगी कि नेपाल क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बांग्लादेश को ऑलरेडी उन्होंने तोड़ दिया है। तोड़ने का मतलब है, बांग्लादेश में जो पुरानी सरकार थी शेख हसीना की, जो भारत की तरफ थोड़ी सी टिल्ट थी, भारत से थोड़ी क्या थी, बिल्कुल समझिए 11-12 साल तक वो सत्ता में रही और भारत से बहुत जबरदस्त दोस्ती बना करके चल रही थी। 15 साल तक वो सत्ता में रही थी, भारत से लगातार अच्छी दोस्ती बना करके रखी। ये अमेरिका को कबूल नहीं था और उन्होंने शेख हसीना को वहां से बाहर निकलवा दिया और अपने पसंद का अब बीएनपी की सरकार वहां पर बन गई है। तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो ऑलमोस्ट अमेरिका के पपेट है। लेकिन उनको डर है कि अमेरिका तो जब आएगा तब आएगा, भारत के साथ हम दुश्मनी लंबे समय तक मोल लेकर के नहीं चल सकते हैं, और अगर हमने मोल लिया तो भारत हमें फिर रहने नहीं देगा। और अगर अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब जाता है तो चाइना फिर बांग्लादेश के ऊपर उसकी भी नजर टेढ़ी हो जाएगी। तो उसको यह लग रहा है कि दो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना और भारत, उससे दुश्मनी लेकर के हम दूर अमेरिका से दोस्ती रखें, गांठें, ये ठीक नहीं है। तो तारिक रहमान बहुत फूक फूक करके चल रहे हैं, वो पूरी तरह से सरेंडर कर नहीं पा रहे हैं।
लेकिन आप मान के चलिए कि तारिक रहमान MI6 और CIA की प्रोडक्ट है। MI6 और CIA जो कहेगा तारिक रहमान वही करेगा। जिस दिन MI6 और CIA ने तारिक रहमान से नाराजगी मोल ले ली, उस दिन तारिक रहमान बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अब उन्होंने दो मोर्चे पर काम किया है। बांग्लादेश को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पहले कर लिया है। अब ये तारिक रहमान को सोच रहा है कि ये उसकी मुट्ठी में बना रहता है या मुट्ठी से बाहर रख करके उसको ये संदेश दे सकता है कि हम आपकी मुट्ठी में हैं। ऐसा भी कर सकता है, जो अभी तक तारिक रहमान कर रहा है, क्योंकि भारत ने एक उसमें बहुत ही डिप्लोमेटिक खेल खेल दिया। भारत ने ये जताने की कोशिश नहीं की कि जब शेख हसीना थी, हमारे यहाँ एसाइलम में है, तो जब शेख हसीना थी तभी हम आपके साथ रहेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम दूसरे देश की सोवरेनिटी में पूरा यकीन करते हैं, और अगर दूसरे देश की जनता ने स्वीकार किया है अपने यहाँ सत्ता परिवर्तन को इलेक्टोरली, वहां कोई नई सरकार जीत करके आ गई है, तो हमारा उनके साथ संबंध एज इट इज रहेगा, जैसे एक पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी देश के साथ रखता है। तो भारत थोड़ा सा एडवांस हो गया और भारत पहुंच गया तारिक रहमान के पास। तारिक रहमान के साथ भारत ने अपने दोस्ती गांठने की कोशिश की और उसे एक प्रकार से ल्यूर कर रहा है, उसे प्रलोभन दे रहा है कि तुम इधर उधर मत झांको, तुम ना चाइना जाओ ना तुम अमेरिका के जाओ, हमारे साथ रहो, हम दोनों मिलकर के, हम तो हमारे ही साथ थे, तुम हमारे ही एक प्रकार के बेटे हो, तो हम तुमको मदद करते रहेंगे, लेकिन तुमको चाइना और अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि तारिक रहमान CIA और MI6 की कितनी बात मानता है, मतलब अमेरिका और इंग्लैंड की कितनी बात मानता है। अमेरिका और इंग्लैंड की बात को मानते हुए वो संबंध को भारत के साथ बेहतर रखेगा, या अमेरिका और इंग्लैंड से दुश्मनी मोल लेते हुए भारत और चीन के साथ संबंध वो बेहतर रखेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो तत्काल मामला सब कुछ उलझा हुआ है ईरान में, लेकिन इस बीच में CIA और MI6 का इंग्लैंड और अमेरिका का एक बड़ा ऑपरेशन नेपाल के रूप में हो गया है। अब ये बालेंद्र शाह कह रहा है कि हम अगले आने वाले एक साल में नेपाल की पर कैपिटा इनकम को 1000, अभी जो $1400 है, उससे बढ़ा करके $3000 करेंगे और $100 बिलियन की इकोनॉमी हम करना चाहते हैं। अब ये बालेंद्र शाह अब नए नए इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं भगवान जाने, लेकिन ये 35 साल के युवा कह रहे हैं कि हमें नेपाल को एकदम विकास के रास्ते पर लेके चलेंगे। इसके पीछे की कहानी से उन्हें बालेंद्र शाह कुछ नहीं कह रहा है, बालेंद्र शाह CIA का स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। बालेंद्र शाह ने CIA को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उसने ये बताने की कोशिश की कि देखिए, श्रीलंका में आपने ऑपरेशन किया, श्रीलंका कामयाब हो गया। पहला ऑपरेशन अफगानिस्तान में किया, वो कामयाब हो गया। श्रीलंका में किया, वो कामयाब हो गया। बांग्लादेश में किया, वो कामयाब हो गया। और अब आपने नेपाल की हमें जिम्मेदारी दी, हमने वो ऑपरेशन करके कामयाबी दिखा दी। अब आप मुझे डॉलर पर डॉलर, पैसा पर पैसा देते जाइए, हम करते जाएंगे। अगर नेपाल इसी तरीके से डिपेंडेंट होता चला गया अमेरिका के ऊपर और भारत का उसने साथ छोड़ने की हिमाकत की, तो दोनों स्थिति फिर होगी, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ नेपाल। आपको मालूम होगा कि नेपाल के रास्ते भारत में अवैध हथियार की तस्करी होती है, ड्रग की तस्करी होती है, क्योंकि कराची से जो ड्रग और अवैध हथियार चलता है वो वाया मिडिल ईस्ट पहुंचता है। मिडिल ईस्ट मतलब दुबई पहुंचता है, कतर पहुंचता है, दोहा पहुंचता है, और वहां से वो सीधे लैंड करता है काठमांडू। सब कुछ वहां पर फ्री है, वहां काठमांडू लैंड करता है। भारत को सीधे आने की जरूरत नहीं है कि मुंबई आ गया कराची पोर्ट से, नहीं, या दुबई से मुंबई आ गया, नहीं नहीं नहीं। कराची से वो पहुंचता है मिडिल ईस्ट की तरफ, कतर, दोहा और दुबई के तरफ, और वहां से वो काठमांडू लैंड करता है, और फिर काठमांडू से लेकर के जितनी नेपाल की जो तराई इलाका है और भारत का जो बॉर्डर इलाका है, उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे पट्टी में उसकी सेंधमारी लगी हुई है। इन सारी पट्टियों में नेपाल की सेंधमारी है, जहां से ड्रग और अवैध हथियार की तस्करी होती है। और सबसे बड़ा जो खतरनाक पॉइंट जिसको कि चिकन नेक कह रहे थे, वो वही आसाम वाला, वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वही चिकन नेक है जिसको बांग्लादेश से भी लगता है और इधर नेपाल से लगता है। वहां से जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, वहां से जो अवैध तस्करी हो रही है हथियारों की और नकली नोट की, इन तीनों की तस्करी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर होगी। इसलिए भारत सरकार को अब अपने बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना पड़ेगा,
ये सामने से दिखाने के लिए तो कहेगा कि हम बहुत ही मॉडर्न हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये लंबी-लंबी बातें करेगा। लेकिन इन लंबी बातों से सीआईए और एमआई6 को कोई लेना-देना नहीं है। उनका एजेंडा साफ है। उनका एजेंडा है कि जितना हम कहेंगे उतना करना तुम। हम तुमको डॉलर देंगे, हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको ईंधन देंगे, सब देंगे, इंडस्ट्री भी ला करके दे देंगे। लेकिन तुमको वही करना है जो हम कहेंगे। और वही क्या है? वही है कि भारत को जख्म देने की तैयारी करो। इसीलिए नेपाल जो हमारा परंपरागत हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और हम सनातनी राष्ट्र के रूप में एक थे, हमारी जीन एक प्रकार से एक हो रही थी, अब वो मामला आज से खत्म हो जाएगा। अब भारत को नजर रखनी पड़ेगी। ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मॉडर्न नेपाल आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से अगले 1 साल में या तो ये प्रदर्शित करने की कोशिश करेगी कि वो विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, या आने वाले दिनों में पूरी तरह से ये डीपॉपुलर होगा। अगर ये सीआईए के एजेंडे पर नहीं चला, तो इसको डीपॉपुलर कर दिया जाएगा। इसके पास पैसे है नहीं, भारत के ऊपर बहुत बड़ी इकोनॉमी टिकी हुई है। भारत ने अगर हाथ खींच लिया, तो नेपाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर भारत ने हाथ खींचा, तो इसकी ज्यादा गुंजाइश है कि वो अमेरिका और चाइना की गोद में जाकर के बैठ ना जाए। इसलिए जियोपॉलिटिक्स बहुत वोलेटाइल हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने आने के बाद से सीआईए जिस एग्रेशन के साथ एशियन कॉन्टिनेंट को इन्वेड कर रही है, ये पूरा इन्वेजन है। ये ट्रंप का इन्वेजन हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट को इन्वेड कर रहा है, एशियन साउथ एशिया को इन्वेड कर रहा है, और पूरे इस एशियन कॉन्टिनेंट को इन्वेड कर रहा है लगातार। अगर ट्रंप की ये इन्वेजन की पॉलिटिक्स, इन्वेजन की पॉलिसी आगे बढ़ती रही, तो भारत के लिए जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को स्टेबलाइज करना बहुत कठिन काम होगा। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि जेन जी के जो अरमानी है कि जेन जी देखो कामयाब हो गया, अगर वैसा आंदोलन यहां पर खड़ा कर दिया जाए मोदी के खिलाफ, और मोदी को भी भागने पर मजबूर कर दिया जाए, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा और हमारी सत्ता आ सकती है। तो सीआईए के एजेंट यहां भी काम कर रहे हैं, यहां भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि ये सब काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं उन्हें मौका दे रही है। इसलिए सरकार को भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा। और अगर वो नहीं झांक करके देखी, तो आने वाले दिनों में सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी बात मैंने नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया है कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। घुटने उनको टेकने ही पड़ेंगे, नहीं तो व्यक्तिगत कीमत उनको चुकानी ही पड़ेगी। तो बाहर जो भाषण दे रहे हैं वो अलग बात है। सच्चाई ये है कि अभी उनकी औकात नहीं है अमेरिका से हेड ऑन लेने की। लेना चाहिए जरूर। अगर आपने तस्वीर दिखाई थी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ, तो आप अड़े रहते, टिके रहते, लेकिन अड़े नहीं आप। आपको लगने लगा कि वो हमारी सेहत को खराब कर सकता है। ऑपरेशन बांग्लादेश कामयाब, ऑपरेशन नेपाल कामयाब, ऑपरेशन ईरान कामयाब तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां के सबसे जो बड़े नेता थे और पूरी लीडरशिप को तबाह करके एक प्रकार से कामयाबी अमेरिका के सीआईए को, अमेरिका को हो चुकी है। तो खून लग गया है उनके मुंह में, और चिर प्रतीक्षित उनका ड्रीम है। वियतनाम में तो वो हार के गए थे, लेकिन उनका ड्रीम है कि भारत को वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों, हमारा देश पता नहीं किस कॉरपोरेट घराने के हाथों खेल रहा है। रायसेना डायलॉग हुई है, और रायसेना डायलॉग रिलायंस का जो ऑब्जर्वर फाउंडेशन है वो करवाती है। ऑब्जर्वर फाउंडेशन के प्रमुख कौन है? जयशंकर के श्रीमान सुपुत्र जी हैं। और रायसेना डायलॉग में अमेरिकी डेलीगेट्स ने कहा कि अमेरिका वो गलती नहीं करेगा जो गलती चाइना के साथ किया था, भारत के साथ वो गलती नहीं दोहराएगा। रायसेना डायलॉग में दिल्ली में बैठ करके डंके की चोट पर अमेरिकन डिप्लोमेट्स धमका रहा है भारत को, और कह रहा है कि अमेरिका चाइना के साथ जो गलती किया था आपके साथ नहीं करेगा। चाइना के साथ क्या गलती किया था? चाइना के साथ ट्रेड डील शुरू किया, व्यापारिक समझौते शुरू किया, और चाइना को ट्रेन किया, समझाया। चाइनीज अमेरिका गए, बिजनेस किया, वापस लौटे, चाइना को चाइना बना दिया। अमेरिका को डर है कि भारत में भी ब्रेन है, और बेस्ट ब्रेन है। ये भारत अमेरिका को अगले 10-15 वर्षों में पीछे छोड़ सकता है अगर अपनी पर आ गया।
इसे अपनी पर आने नहीं देगा और सीधा इसकी धमकी रायसीना हिल में बैठ करके अमेरिकी डेलीगेट्स के लोग कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। ये हिमाकत हो गई है अमेरिका की। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी कहता है कि भारत बहुत बड़ा एक्टर है, मैं जैसे उसको चाहता हूं नचाने का वैसे ही नाच लेता है। तो ये हालत हो गई है साहब, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पता नहीं देश किस दिशा में जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैन जी का जो अरमान लिए हुए हैं वो शायद कामयाब नहीं हो और मोदी जी की कम से कम आंख और दिमाग और कान खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।